चैप्टर 45 माँ का क्लब। ताउरी। ऊपर शाखाओं पर पक्षी चहचहा रहे थे और पत्तियों के बीच से सूर्य की पहली किरणें छनकर आ रही थीं। ताउरी। केटफा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी बाँह सोए हुए व्यक्ति की गर्दन के चारों ओर थी और उसके होंठ उसके कान के पास थे। वो हिला, अपनी कोहनी पर उठा और उठकर बैठ गया। नींद अचानक उसके ऊपर से गायब हो गई, जैसे कोई लबादा उड़ लिया हो। सुनो, केटफा ने कहा। प्रकाश की पहली किरण के साथ जागते हुए उसने अस्पष्ट और दूर की आवाज़ें सुनी थीं, जो आवाज़ें नफरत भरे जंगलों की गूंज द्वारा पकड़ी और दोहराई गई थीं। वो जंगल जिसने उसे एक बार कैद कर लिया था, जो फिर से उसके खिलाफ गठबंधन में लग रहा था। वह जंगल जिससे वो हमेशा नफरत करती थी, जिसने हमेशा उससे नफरत की थी, उसे उस आज़ादी से वंचित किया था जिसकी वह लालसा करती थी, और उन विस्तृत स्थानों से जो उसकी आत्मा का हिस्सा थे। कैरोलिन बुला रही थी और समुद्र खुला था और नाव तैयार थी। अगली रात के अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, और नींद से जागने के पहले स्पष्ट मिनट में, जब वह अपने प्रिय व्यक्ति के गले में हाथ डाले हुए थी, उसे उत्पीड़न, कारावास और बुराई का एहसास हुआ। जंगल, कोपरा व्यापारियों और लैगून की रखवाली करने वाली बड़ी डोंगी का दृश्य लगभग भुला दिया गया था। घृणा और कैद की भावना पेड़ों से आ रही थी, और शायद उस जागते हुए पल में उसके दिमाग ने चीजों के मूल को देखा था, क्योंकि यह पेड़ ही थे जो व्यापारियों को लाए थे। फिर दूर से आवाजें आने लगीं, पत्तियों में हवा की हलचल के माध्यम से सुनाई देने वाली चीखें और अस्पष्ट, अनिश्चित शोर, जो कभी समाप्त हो जाते थे, कभी अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण, लगभग खोज की आवाज की तरह। ये खोज की आवाज थी। खोपरा व्यापारी पेड़ों की तलाशी ले रहे थे। समुद्र तट पर टूटी हुई डोंगियों के अवशेषों ने उन्हें जगह पर पूरी तरह कब्जा करने से पहले रुकने पर मजबूर कर दिया था, और वे देखना चाहते थे कि पेड़ों के बीच क्या छिपा हो सकता है। डिक के सुनते ही ध्वनियां स्पष्ट होती गईं। वे मानो समाप्त हो गई हों और फिर अचानक करीब आ जातीं। पेड़ों के घने टुकड़े, उनके घुमावदार रनवे, उनकी प्रतिध्वनि से भरी घाटियां, उनके झोंके और सन्नाटे से अधिक भ्रामक कुछ भी नहीं है। ध्वनि यहाँ एक धावक की तरह प्रवेश करती है और खो जाती है, और दूर चली जाती है, या विफल हो जाती है, या मर जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस रास्ते से जाती है, उसे किस हवा का सामना करना पड़ता है, या हवा की अनुपस्थिति के अनुसार। घास के मैदान से एक चीख आई। डिक ने पत्तियों को अलग किया और देखा कि घास के मैदान से घर की ओर भागता हुआ एक आदमी आया, लाल दाढ़ी वाला, हाथ में बंदूक लिए हुए। उसके बाद 4 अन्य लोग आए, भूरे और नग्न, घुंघराले काले दाढ़ी के साथ, और डिक, जिसकी पैनी आंखें सब कुछ नोट कर रही थीं, ने उनके शरीर पर निशान देखे, पुराने घावों और दाद के घाव के निशान। वह झुका और उसने वह मूंगा सिर वाला गदा उठा लिया जो उसे उस दिन पूर्वी समुद्र तट पर मिला था, और अपने हाथों को उस पर हल्के से टिकाकर देखने लगा। वे घर की ओर बढ़े और उसे घेर लिया, जबकि लाल दाढ़ी वाला आदमी अंदर गया। डिक ने उसे अंदर से अलमारियों, दीवारों और फर्श पर इधर उधर देखते हुए देखा, मानो वह मालिकों का पता ढूंढ रहा हो। फिर वह बाहर आया और पूरा समूह बाईं ओर के बाग में गायब हो गया। 10 मिनट बाद वे पुनः प्रकट हुए, घास के मैदान को पुनः पार किया और जंगल में प्रवेश किया, तथा पुनः स्पष्टतः पूर्वी समुद्र तट की ओर बढ़ रहे थे। वे चले गए हैं, केटफा ने कहा, लेकिन हमें अभी भी छिपे रहना चाहिए, क्योंकि वे वापस आ सकते हैं। डिक ने जवाब दिए बिना ही खड़े होकर सुनना शुरू कर दिया। नहीं, उसने कहा, वे चले गए हैं, लेकिन वे अभी वापस नहीं आएंगे। वह शाखाओं के बीच से निकलकर उस जगह पहुंचा जहां नाव छिपी हुई थी, मछली पकड़ने की रस्सी निकाली, एक लुटेरा केकड़ा पकड़ा और उसके मांस को चारा बनाकर बाहर आया और दिन की पूरी रोशनी में किनारे से मछली पकड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में एक ब्रीम हुक में फंस गई और उसे केटफा को साफ करने और तैयार करने के लिए छोड़कर वह सीधे घास के मैदान के पार पुराने आग के गड्ढे में चला गया और आग जलाने लगा। फिर कुछ रोटियां पकाने के लिए रखकर वह घर के पीछे उस झोपड़ी की ओर चला गया, जिसे खोज दल ने छोड़ दिया था। नाव में रखा पानी का पुराना बर्तन ढूंढा, रतालू के खेत के पीछे स्थित छोटे से कुएं पर उसे भरा और उसे अपने कंधे पर रखकर वापस लौटा। उसने उसे सावधानी से नाव में रख दिया,
फिर वो वापस उस स्थान पर आया जहां कटवा मछली पका रही थी और भौहें सिकोड़कर खड़ा हो गया। उसे देख रहा था, लेकिन मुश्किल से उसे देख पा रहा था। वो अपने मन में सब कुछ समीक्षा कर रहा था। वह मन इतना सरल, फिर भी इतना सीधे सादे और स्पष्ट दृष्टि वाला था। कोई अन्य व्यक्ति अजनबियों और उनके वापस लौटने की संभावना के बारे में चिंतित हो सकता था। वह आगे की यात्रा और हाथ में भोजन के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा था। पकड़े जाने का जोखिम उठाने का निश्चय करके उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद वह अचानक मुड़ा, किनारे पर वापस गया और केकड़े के बचे हुए हिस्से से हुक को फिर से फंसाकर फिर से मछलियां पकड़ने लगा। 5 मिनट के भीतर ही उसने 3 पाउंड की एक स्नैपर और एक और ब्रीम पकड़ ली। कल के लिए, उसने कहा और उन्हें लड़की के पास जमीन पर फेंक दिया और उसके द्वारा बनाए गए खाने पर बैठ गया। कैटवा ने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में डर समाया हुआ था। वह मुश्किल से खा पा रही थी। हवा का हर झोंका उसके कदमों की आवाज था और घास के चारों ओर घिनौना जंगल उसे पकड़ने के लिए ही इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डिक का शांत, निश्चित साहस उसे अपने साथ ले गया। उसकी ठंडक उसका हिस्सा बन गई, लेकिन जंगल से उसके अंदर घुसने वाले डर को खत्म किए बिना। फिर जब भोजन समाप्त हो गया और डिक ने उस डंडे को उठाया जो मछली पकड़ते समय भी उससे दूर नहीं हुआ था, और उसे निर्देश दिया कि बची हुई मछलियों को पकाकर नाव में रख दे और उसके लौटने तक नाव में ही रहे, तो उसने कोई आपत्ति नहीं की, यद्यपि अकेले रहने का भय मृत्यु के भय के समान था। मैं देखने जा रहा हूँ, डिक ने कहा, ये देखने के लिए कि क्या बड़ी डोंगी अभी भी वहाँ है और कैसी पड़ी है, और गिनने के लिए कि उनमें से कितने हैं, और ये देखने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं। मेरा इंतजार करो। उसने एक नज़र में घास, पेड़ों और लैगून को साफ किया, फिर वह पूर्वी पेड़ों की ओर डंडा घसीटता हुआ चला गया। उसने अपनी भूमिका इतनी अच्छी तरह से निभाई थी कि उसे उसके डर का अंदाजा ही नहीं था। उसे खुद भी बंदर जैसे आदमियों से कोई डर नहीं था। डर उसकी रचना से तब गायब हो गया था जब वो उन्हीं जंगलों में पैदा हुआ था जहां वह अब चल रहा था, हल्के कदमों से, चीते की तरह खामोश और पगडंडी पर उतना ही तेज। कैटवा ने खुद को अकेला छोड़ दिया और एक पल के लिए अपना सिर झुका लिया, जैसे कोई भारी हाथ उसे दबा रहा हो। फिर खुद को सीधा किया और अपनी बाहों को फैलाया, जैसे कि डर को दूर भगा रही हो। उसने अपने सामने काम करना शुरू कर दिया। आधे घंटे में खाना तैयार हो गया। मछली पक गई और उसे पत्तों में लपेटकर नाव में रख दिया गया। आग बुझा दी गई और भोजन के सारे अवशेष लैगून में फेंक दिए गए। फिर वह नाव में बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। उसकी स्थिति से ज्यादा कुछ भी छिपा हुआ नहीं हो सकता था, उससे ज्यादा कुछ भी सुरक्षित नहीं था, फिर भी डर उसके साथ था, उसके दिल को नोच रहा था। उसने कभी भी इस डर जैसा डर महसूस नहीं किया था, न तो खुद के लिए, बल्कि डिक के लिए। यह उनका पहला बिछड़ना था। उसे अब तक बिल्कुल भी नहीं पता था कि डिक उसके लिए क्या था, कैसे उसके अस्तित्व का हर रेशा उससे बंधा हुआ था, और प्यार का सच्चा और भयानक अर्थ, वह बिना लिंग का प्यार जो माँ के प्यार जैसा है, एक ऐसी चीज जो अमर है, अगर कोई मौत नहीं है। एक क्षण के लिए उसने उस रात यह महसूस किया था जब लामिनाई के भाले की नोक ने उसके अंदर तामिनान और स्वयं को मार डाला था और उसने जुनून को दूर फेंक दिया था, केवल ताउरी की बाहों में फिर से उसी द्वारा जब्त कर लिया गया था। तब से जीवन लगभग विचारहीन स्वप्न बन गया था, एक खुशी जिसका एकमात्र दाग कैरोलिन का दूर का दृश्य था। अब अकेले, जब उसकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं, वो जानती थी कि प्रेम वास्तव में क्या है। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे भद्दा उपहार, सबसे सुंदर, सबसे भयानक और फिर भी सबसे सौम्य। जिस प्रकार भ्रूण मनुष्य का रूप लेने से पहले सभी चीजों के रूपों से होकर गुजरता है, यहाँ तक कि मछली के रूपों से भी, उसी प्रकार कैटवा की आत्मा भी अस्पष्ट से निर्मित अवस्था में परिवर्तन के दौरान मानव आत्मा के सभी रूपों से होकर गुजरी। विरोध जब किरनी ने उसे समुद्री शैवाल के कोड़े से मारने की कोशिश की, घृणा जब उसने उसे टिया लकड़ी की गेंद से मारा, बदला लेने की लालसा जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया, डिक से उसके अंदर पैदा हुई असीमित जलन, उसे नष्ट करने की पागल इच्छा, मदद के लिए उसकी पुकार से उसके अंदर पैदा हुई दया, पक्षी द्वारा उसके लिए लाई गई कोमलता,
एक पल में पूर्ण विकसित जुनून और उसे जीवित पेड़ को गले लगाने के लिए मजबूर करना, प्यार जिसने अन्य सभी चीजों को कुछ नहीं बना दिया, यहाँ तक कि तामिनन का जादू भी। जो आत्मा पाता है वह दुख पाता है, और जो प्रेम पाता है वह मृत्यु पाता है। मृत्यु निश्चित रूप से और अंततः, और लगभग उतनी ही निश्चित रूप से कल्पना, अनुपस्थिति या अलगाव में सो छोटी मौतें। उसने हवा में पत्तों की हलचल और चट्टान पर लहरों की अनंत आवाज सुनी, और उनके परे संभावनाओं से भरा सन्नाटा। कैटफा को डिक से ज्यादा दुनिया के बारे में पता था। डिक दो ऐसे लोगों का बच्चा था जो बहुत दूर तक बर्बरता की स्थिति में पहुंच गए थे। कैटफा का जन्म सभ्यता में हुआ था, कैरोलिन पर। जब वह भूतों के बीच भूत बनकर घूम रही थी, तो उसने भयानक चीजें देखी थीं, जिसने उसे मानवता से अलग कर दिया था, और अब उस अतीत से डिक को डराने वाली सभी तरह की आधी अधूरी कल्पनाएं आ रही थीं। वह बार बार नाव छोड़कर पूर्वी तट पर जाती और देखती कि क्या हुआ है, लेकिन उसके आदेश के कारण ऐसा नहीं हो पाया। उसे नाव में ही रहना था और उसका इंतजार करना था। वह उस आदेश का विरोध नहीं कर सकती थी, और सौभाग्य से उन दोनों के लिए उसने कोशिश भी नहीं की। जब वह वहां लेटी हुई सुन रही थी, इंतजार कर रही थी, अपनी सुरक्षा और निष्क्रियता से घृणा कर रही थी, तो उसे एक बात जो सुकून और ताकत दे रही थी, वो ये थी कि वह उसके आदेश का पालन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने मन के उस हिस्से को लेकर चला गया था, जो गर्म, जीवंत और सहारा देने वाला था। 1 घंटा बीत गया, और फिर पेड़ों से एक आवाज आई, किसी चीज की आवाज जो तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसकी ओर बढ़ रही थी। एक आकृति ने पत्तियों और शाखाओं को एक तरफ फेंक दिया। ये डिक था। उसके बाएं हाथ से डंडा लटक रहा था, उसका दाहिना हाथ एक शाखा को पकड़कर उसे एक तरफ धकेल रहा था। उसकी गर्दन के चारों ओर एक कंवलवुलस की लता लिपटी हुई थी, मानो जंगल ने उसे पूजा करते हुए लपेट लिया हो, और उसका चेहरा युद्ध, विजय और किसी भयानक चीज की रोशनी से जगमगा रहा था जो लगभग हंसी थी। एक पल के लिए वह अपने उपासक के सामने पुराने जमाने के देवता की तरह खड़ा रहा, फिर शाखाओं को अपने पीछे बंद करते हुए वह नाव में फिसल गया और उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए लेट गया। उसके होंठ लगभग उसके कान के पास थे। वह अजनबियों पर नजर रखने के लिए पेड़ों के बीच से चुपके से निकल गया था, और पूर्वी समुद्र तट की ओर बढ़ते हुए उसने काम करते हुए कुल्हाड़ियों की आवाज सुनी थी। कानों में छेद और नाक कटी हुई थी, और लोग समुद्र तट के दाईं ओर पेड़ों के बीच में और समुद्र तट से अदृश्य पेड़ों को काट रहे थे। बिना किसी को देखे पत्तों के बीच से उन्हें देखने के बाद वह समुद्र तट की ओर बढ़ गया। बड़ी डोंगी लेगून में थी, ठीक उसी तरह जैसे वह पिछली रात थी, और रेत पर ऊपर नीचे चलते हुए 2 गोरे आदमी थे। केरनी जैसे ही आदमी, केवल चेहरे में अंतर, चेहरे पर बाल वाले आदमी, एक लाल दूसरा काला। फिर क्या हुआ, उसने चंद शब्दों में बता दिया। दाढ़ी वाले लोगों को इधर उधर घूमते और आपस में बातें करते देखकर उसके मन में इच्छा हुई कि वह उनके पास जाए और उनके चेहरे पर नजर डालकर उनसे बात करे। उसका अभिमान किसी तरह इस तथ्य के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था कि वो वहां छिपकर बैठा था जबकि वे समुद्र तट पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, और इसके अलावा उनसे बात करने, उनकी बातें सुनने, उन्हें करीब से देखने की इच्छा भी थी। फिर भी कुछ ने उसे रोक रखा था, शायद सावधानी के कारण, कौन जानता है, लेकिन यह उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। जैसे कि कोई उसे पीछे से धकेल रहा हो, वह पेड़ों से बाहर आया और रेत को पार करते हुए उन 2 लोगों के पास पहुंचा। वे चलते चलते रुक गए, मुड़े और उसे घूरने लगे। डिक ने उन 2 लोगों के बारे में जो वर्णन किया वह संक्षिप्त था। वे बदबूदार थे, शायद जिनकी, लेकिन जो भी था, इसने उसकी सूंघने की शक्ति को ठेस पहुंचाए और इसकी याद ने उसे नाव के किनारे थूकने पर मजबूर कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि जब वह अजनबियों की ओर आ रहा था, तो उसके सुंदर और भावपूर्ण चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। उसकी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और आंखें सीधी थीं, मानो वह ये सबक दे रहा हो कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य क्या है। और कोई कल्पना कर सकता है कि उच्च सभ्यता के उत्पादों ने उस रक्तरंजित कनक को देखकर क्या महसूस किया होगा जो इस तरह चल रहा था मानो दुनिया और समुद्र तट दोनों ही उसके अपने थे, और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था
नापसंदगी और अरुचि से बढ़कर कोई संक्रामक चीज नहीं है। और जहाज से आए सज्जनों ने टिप्पणियों का आदान प्रदान किया और हंसे। और हालांकि डिक अपने जन्म की भाषा को लगभग भूल गया था, लेकिन वह जानता था, एक जानवर भी जान सकता था कि वे क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, क्योंकि अपमान की भाषा सार्वभौमिक है। और डिक उनके सामने खड़ा था। कटफा को भूल गया, सब कुछ भूल गया, उसने जवाब दिया। बस एक शब्द, पनाका। कैरोलिनीज में पनाका का मतलब डॉगफिश होता है, ठीक वैसे ही जैसे कनका का मतलब शार्क होता है। क्या कैरोलिनाइट्स इन दो जीवों के बीच के रिश्ते को जानते हैं, क्योंकि वे एक नाम को दूसरे से अलग करने के लिए सिर्फ एक अक्षर का इस्तेमाल करते हैं? कौन जानता है। लेकिन जहां तक अपमान का सवाल है, एक अक्षर ही मामले को खत्म कर देता है, क्योंकि शार्क से डर लगता है और उसका सम्मान किया जाता है। डॉगफिश से नफरत और तिरस्कार किया जाता है। ये चारा चुरा लेती है, ये हुक पर फंसी मछली को काटती है, ये कभी कभी किसी व्यक्ति पर हमला कर देती है अगर वह रक्षाहीन है या कोई बच्चा है। ये लुटेरे केकड़ों और मैला धोने वाले गल्स और बुला मछली, सभी कांटों और स्नैप स्याही से उड़ने वाले ऑक्टोपोड और हरे रंग की ईल के लिए कटफा का अपमान और निंदा का शब्द था, जो पकड़े जाने पर लाइनों को उलझा देते थे। डिक के मुंह से अपमान भरा ये शब्द निकला ही था कि लाल आदमी ने वार कर दिया। डिक लगभग गिर गया। उसने खुद को संभाला और डंडे को आधे चांद की तरह घुमाते हुए लाल आदमी को नीचे गिरा दिया। फिर उसने काली दाढ़ी वाले आदमी का आधा 100 गज तक पीछा किया, जब तक कि उसे होश नहीं आया और उसे बंदरों, कटफा और वे सारी बातें याद आ गईं जिन्हें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए था। लंगर डाले हुए स्कूनर से आ रही आवाज़ों के बावजूद उसने अपने कदम नहीं रोके और पेड़ों की ओट में छिपकर पूरी तेजी से छिपी हुई नाव की ओर बढ़ने लगा। ये वह कहानी थी जो उसने कटफा के कान में सुनाई। तुम्हें याद करते हुए मैं वापस आया, उन्होंने अपनी बात समाप्त की। ये सच था। अगर कटफा होता तो वह निस्संदेह काली दाढ़ी वाले आदमी के साथ वही करता जो उसने लाल के साथ किया था। भगवान ही जानता है कि इस पूरे साहसिक कार्य का क्या अंत होता, या उस प्रभावशाली और निडर भावना का क्या अंत होता। क्या वह संख्या के बोझ तले दब जाता और रेत पर कुचला जाता, या क्या वह न्यू हेब्रिडियन को अपने पाले में लाता, स्कूनर ले जाता, नौकायन करता और सभ्यता की खोज करता और नेपोलियन की ऊंचाइयों तक पहुंचता। कोई नहीं जानता कि एक बार फायर होने के बाद एक मानव रॉकेट कहां जा सकता है, लेकिन कटफा और भाग्य ने बीच में दखल दिया, कम से कम फायरिंग में देरी करने और ऊर्जा की रेखा की दिशा बदलने के लिए। वे लेटे हुए सुन रहे थे, फिर भी उन्हें हवा और लहरों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन वे जानते थे कि यह सन्नाटा पूरी तरह से भ्रामक था, जंगल में पूरी तरह से छल कपट था और हवा में कुछ बिंदुओं के बदलाव से दूर से आने वाली ध्वनि बंद हो जाती थी या बढ़ जाती थी। इसके अलावा दिन के समय के परिवर्तन से भी फर्क पड़ता है। यहाँ दिन के 24 घंटों में पत्ते, टहनियाँ, शाखाएं, खुद पेड़ मुद्रा या स्थिति में बदल जाते हैं, और महान हरे पर्दे के हर परिवर्तन ने ध्वनि के लिए अवरोधों को बाधित या हटा दिया। पृथ्वी के फूलों के खुलने और बंद होने में खर्च होने वाली ऊर्जा अगर ठीक से निर्देशित हो तो ये कौन सी चक्की नहीं चला सकती। और पाम ट्री आइलैंड एक दिन में जो ऊर्जा खर्च करता है उसे कौन माप सकता है। ये डिक और कटाफा के लिए अज्ञात था, या केवल सहज रूप से ज्ञात था। ये पहचान की जंगल के ध्वनिवाहक गुण सुबह, दोपहर और रात के साथ भिन्न होते हैं। जब वे सुरक्षित, छिपे हुए और बातें सुनते हुए लेटे थे, तब कटफा, जिसका बायां हाथ उसकी साथी की गर्दन पर था, ने अपना दाहिना हाथ उसके पास पड़े डंडे पर टिका दिया। युद्ध के समय में बेहतर पकड़ के लिए हमेशा क्लब के हैंडल के चारों ओर नारियल का रेशा लपेटा जाता था, जो थोड़ा ढीला हो गया था, और उसकी उंगलियां भटकती हुई लकड़ी के चारों ओर एक छल्ला महसूस करती थीं, एक और छल्ला नीचे करती थीं, और एक और नीचे करती थीं। ये कैरोलिन का 3 छल्लों वाला क्लब था, पवित्र पश्त जिसे हमेशा राजा का सबसे बड़ा बेटा या युद्ध में उसका प्रतिनिधि साथ रखता था। इससे कई साल पहले स्पेनिश जहाज पर हमले में लामिनाई ने और हाल ही में माँ ने, जो लामिनाई का इकलौता बेटा था, साथ रखा था। जब डिक ने माँ को घास के मैदान में मार दिया था, तो यह चांदनी में वहां पड़ा था और युद्ध से भागे हुए एक व्यक्ति ने इसे उठा लिया था,
जिसने भागने की अपनी व्यर्थ कोशिश में पानी में कूदने से पहले इसे समुद्र तट पर फेंक दिया था। कैटफा जानती थी कि यह शाही गदा है, राजदंड के बराबर की चीज। उसने इसे नारियल के रेशे से बने आवरण से अलग, राजकीय सम्मान के साथ ले जाते और पूजे जाते हुए देखा था। कैरोलिन की कोई भी महिला इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, भले ही उसे मौत का डर हो, और जैसे ही उसकी उंगलियों ने पवित्र अंगूठियों को छुआ और ये तथ्य उसके लिए स्पष्ट हो गया कि यह वही है, उसके अंदर गर्व की एक लहर दौड़ गई। ये दिक्का था। कैरोलिन की शक्ति और युद्ध में सफलता का प्रतीक ताउरी के हाथों में आ गया था। वह नहीं जानती थी कि वह उस हथियार को संभाल रही थी जिसने उसकी मां को मार डाला था, वह हथियार जो संयोग से नहीं, बल्कि घटनाओं के लौह तर्क के कारण ताउरी के हाथों में आ गया था।